कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने अपने नए घर के इनॉग्रेशन का इनविटेशन कार्ड आपको दिया हो या फिर नई कार ली हो और आपको उसको देख के लगा हो कि यार इसने और मैंने साथ में पैसे कमाना स्टार्ट किया था, इससे ज़्यादा सेविंग में करता था, मेरी इनकम इससे ज़्यादा थी, ये इतनी एक्स्ट्रावेगेंट लाइफ जीता था और लेकिन इसके पास आज इतना पैसा कहाँ से आ गया, इसने इतना बड़ा घर ले लिया, कार ले ली। ज़रूर इसको फैमिली ने सपोर्ट किया होगा यार, लकी डूड। अगर ऐसा आपने कभी भी सोचा है तो ये आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये आप स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके हर उस क्वेश्चन का आंसर देगा, प्लस आपको ये इतना एम्पावर कर देगा कि फ्यूचर में आपको इस तरह से कभी रिग्रेट करने की जरूरत नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा पैसे कमाना, ज़्यादा सेविंग करना, या कोई थर्ड ही फैक्टर है, मिरेकल फैक्टर, जो कंट्रीब्यूट करता है इस तरीके के वेल्थ क्रिएशन के लिए? तो आपकी स्क्रीन पर दो चार्ट्स है, देखिए जो पहला चार्ट है उसमें एक मैजिकल सर्कल दिखेगा आपको ब्लैक कलर का, और उसके नीचे एक सिंपल सा चार्ट है जो आपको दिखा रहा है कि कैसे सिर्फ सेव करने से प्रिंसिपल को सेव करके रख दिया या फिर सिंपल इंटरेस्ट मिला और कंपाउंड इंटरेस्ट मिला तो किस तरीके से जो पैसा ग्रो करा उसमें वेरिएंस है। तो क्या सिर्फ यही एक फैक्टर है या ये मैजिकल फैक्टर जो पहले वाले ग्राफ में हमने देखा वो है एक्चुअल रीजन लोगों के वेल्थ क्रिएशन का? तो यस, आपने सही समझा, वो जो सर्कल है वो है एक्चुअल रीजन। वो क्या है, कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ हम देखेंगे, लेकिन मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूं उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या वीडियो देख रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो पॉज कीजिए और नीचे बेल और सब्सक्राइब बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ये भी बताइए कि नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो लेके आऊँ। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9821611667 पे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर फ़ोन कॉल के थ्रू, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं investopedia.india0@gmail.com पे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखिए जो दूसरा वाला ग्राफ है अगेन आपकी स्क्रीन पर है, ये एक बहुत सिंपल ग्राफ है जो आपको दिखा रहा है कि अगर आपने पर मंथ सेविंग करी, अपना पैसा सपोज करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में डाल दिया, करंट अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग में आपको नेग्लिजिबल 3-4% का इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपने ऐसे अपने पैसे को सेव करके अलग करते गए आप, तो आपका पैसा फ्लैट जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते जा रहे हो वो बढ़ता जा रहा है, राइट। अगर आपने एफडी वगैरह में बना दिया जहाँ आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपका पैसा जो सेकेंड वाला लाइन है फिरोजी कलर का उस स्पीड में बढ़ रहा है। लेकिन अगर आपने अपना जो पैसा है जो आप सेव कर रहे हो उसको सिर्फ सेव करके रख देने की जगह इन्वेस्ट किया, और इन्वेस्ट किया आपने इस तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जहाँ पे आपको कंपाउंडिंग हो रही है इंटरेस्ट की, लाइक पीपीएफ, जहाँ पे आपने सपोज एक साल में आपने 1 लाख रुपए जमा किया था, उस पर आपको इंटरेस्ट मिला 10,000 का, तो अगले साल आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 1,10,000 पे मिलेगा। तो जो आपका 10,000 है वो प्रिंसिपल में ऐड हो गया, उसकी ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिला। दिस इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो उस केस में आपका ऑफ कोर्स इन दोनों केसेस से ज़्यादा पैसा ग्रो करेगा। दिस इज ऑल व्हाट द फर्स्ट ऑप्शन इज सेइंग। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा पहला वाला ग्राफ था वो अब आपकी स्क्रीन पर है और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कैसे एक्चुअली इसके थ्रू वेल्थ क्रिएट होता है। लेकिन सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेविंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, राइट। सेविंग इज कि हमारी जो कमाई हो रही है उसमें से कुछ पैसा हमने निकाल के अलग रख दिया, सेव कर लिया, उसे खर्च नहीं किया। लेकिन इन्वेस्टिंग है कि जो पैसा हमने अलग रखा है उसको हम एक स्ट्रेटेजी के साथ प्रॉपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वो भी अपने आप में ग्रो करे। हम तो ग्रो करें ही लाइफ में, हमारी तो इनकम ग्रो करे ही, बट जो पैसा अलग रखा हुआ है वो पड़े पड़े इन्फ्लेशन का शिकार होकर उसकी वैल्यू कम ना होके वो खुद भी ग्रो करे। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, एंड दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस, बिग टाइम डिफरेंस। अब इन्वेस्टिंग में भी फर्दर वेल्थ क्रिएशन आपका शॉर्ट कैसे हो सकता है वो मैं आपको समझाऊंगी। तो जो ये सेकेंड वाला ग्राफ है आपकी स्क्रीन पर देखिए, इसमें आपको 4 लाइंस दिख रही है। जो सबसे पहली लाइन है रेड कलर की वो आपकी सैलरी की लाइन है। तो अगर हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपने स्टार्ट किया, उससे आपकी एक थोड़े टाइम तक ग्रोथ हुई और उसके बाद में एक कंसिस्टेंट आपकी जो इनकम है वो कंसिस्टेंट रहेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है। सैलरी को आप अगर बिजनेस है तो बिजनेस इनकम जो आपकी मेन इनकम है, मेन स्ट्रीम इनकम, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो एक कंसिडरेबल अमाउंट पे ग्रो कर रही है, राइट। अब जो सेकेंड लाइन है जो कि ब्लू कलर में है
वो दिखा रही है कि आप जो अपने इन्वेस्टमेंट्स में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये आपके सैलरी के पैरेलल ही चलेगा। ऑब्वियसली आपकी जितनी सैलरी बढ़ती जाएगी आपका उतना इन्वेस्टमेंट एपेटाइट बढ़ता जाएगा। तो आपने शुरू में जब स्टार्ट किया तब आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करते थे, जैसे जैसे सैलरी बढ़ी आपने अपना हर साल का जो इन्वेस्टमेंट करने का अमाउंट है वो बढ़ा दिया। जो थर्ड लाइन है which is very important and the major factor is magical circle का, that is the orange line, that is investment growth। investment growth का क्या मतलब है कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया, जो डे वन पे आपने इन्वेस्ट करा, उसके बाद आप हर साल इन्वेस्ट करते गए, तो वो जो प्रिंसिपल आपने इन्वेस्ट करा वो खुद कितना बढ़ गया, और वो अपने आप, उसमें अब आपका कोई रोल नहीं है, आपने तो एक बार उसको इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो अपने आप कैसे मल्टीप्लाई होता गया और आपके वेल्थ में कंट्रीब्यूट करता गया। और जो फोर्थ लाइन है वो है ग्रीन लाइन, जो आपका एनुअल सेविंग रेट है, जो फ्लक्चुएट भी कर रहा है और जो विथ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये ऑरेंज लाइन है, जो किसकी लाइन है, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की। और ये ऑब्वियसली डिपेंड करती है आपने किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट किया है। तो अगर सपोज आपने जो हाई ग्रोथ हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लाइक स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, इनमें अगर इन्वेस्ट किया है तो आफ्टर 20 ईयर्स, ये जो ब्लैक सर्कल है वो दिखा रहा है 20 ईयर्स के बाद में ये जो आपका इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है ये आपके जो आप हर साल नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इसको और आपकी सैलरी को दोनों को सरपास कर जाएगा। और ये एक्चुअल रीज़न होगा वेल्थ क्रिएशन का। तो जो लोग कम एज में या जो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते ही अगर कम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन इस तरह के ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर देते हैं ना, तो आफ्टर अ सर्टन वाइल 20-25 साल बाद आप देखते हो कि उनके पास ड्रास्टिकली बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो गया। माइट भी उनकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, बट उनकी इस एक डिसीजन ने उनको आपसे इतना ज़्यादा आगे कर दिया, क्योंकि जो एक्चुअल वेल्थ क्रिएशन है ना वो सिर्फ इस एक फैक्टर की वजह से हो सकता है। बाकी सारे केसेस में आप इन्फ्लेशन को बीट करोगे अगर आपने अच्छा इन्वेस्टमेंट करा, एक अच्छा अमाउंट आप अपने लिए रिटायरमेंट कॉर्पस वगैरह क्रिएट कर लोगे, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर लोगे। लेकिन जो एक्चुअल वेल्थ होता है, बहुत कम पैसे से मल्टीपल रिटर्न्स क्रिएट करना, वो ये होता है। अब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा पैसा रिस्की एसेट्स में लगा दो बिना सोचे समझे, जो आप कमा रहे हो सब लगा दो। आज मैं आपको बताऊंगी 6 ऐसी चीजें, 6 ऐसे पॉइंट्स जो आपको ये ब्लैक सर्कल अचीव करने में हेल्प कर सकती है, जो आपको एक्चुअली वेल्थ क्रिएट करने में हेल्प कर सकती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द 6 फैक्टर्स। नाउ सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, आंख बंद करके ये सोचना कि अगर मैं स्टॉक्स में पैसा करूंगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मल्टीपैकर रिटर्न्स मिल जाएंगे, या मैं रियल एस्टेट में लगा दूंगा तो अपना पैसा उसमें डाल देना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। सबसे पहले जो आपको करना है, अपना एक खुद का पर्सनल P&L बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। क्या बनाना है, कैसे बनाना है? आपकी जो भी इनकम है, आपकी सैलरी से या बिजनेस इनकम से, जो आपकी प्राइमरी इनकम है, उसके बाद अगर आपके कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, FD, किसी भी चीज़ में, तो अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो, प्लस आपकी अगर कोई रेंटल इनकम है किसी प्रॉपर्टी से वो, प्लस अगर आपकी कोई आप ट्रेडिंग करते हो या कोई और सेकेंडरी बिजनेस है जिससे आपकी इनकम है तो वो, ये सारे इनकम सोर्सेज से इनकम जो आपकी है वो आप पेन डाउन करोगे। टोटल आपकी इनकम कितनी है मंथली वो आप एक अप्रॉक्सीमेट फिगर लेके आओगे, बॉल पार्क फिगर। फिर आप एक्सपेंसेस लेस डाउन करोगे। अब एक्सपेंसेस में भी 2 तरह के एक्सपेंसेस होंगे। एक होंगे कंपलसरी एक्सपेंसेस जिसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जिसमें आ जाएगा आपका, अगर आप रेंटेड प्रॉपर्टी में हो तो रेंट, अगर आपकी कोई EMI चल रही है तो EMI, एंड देन आपका जो ग्रॉसरी या फिर मेडिसिन, इस तरह के खर्चे हैं कि जो है ही, बच्चे अगर हैं तो ट्यूशन फी, कि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो खर्चा तो होना ही होना है। दूसरा टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आएगा लग्जरी या फिर लेजर एक्सपेंसेस, हम उसको कह सकते हैं कि आप वैकेशन अगर साल में 1 बार 2 बार 3 बार जाते हो, महीने में 1 बार जाते हो, जो भी आपका वैकेशन का फ्रिक्वेंसी है, जिस तरह के वैकेशन आप प्लान करते हो उसका क्या अमाउंट है। देन आप वीकेंड्स पे अगर बाहर जाते हो तो आप अगर मूवी देख रहे हो, खाना खाने जा रहे हो, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, या फिर फैमिली में गिफ्टिंग पर्पस से, जो भी आपके इस तरह के एक्सपेंसेस है जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में है बट हाँ एक्सपेंस है, उसको आप लेस डाउन करोगे, उसका टोटल करोगे। ये दोनों का जब आप एनालाइज करोगे तब आपको पता पड़ जाएगा कि आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट एपेटाइट कितना है, आप हर मंथ कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। जब आपको ये पता पड़ेगा कि आप हर मंथ इन्वेस्ट कितना कर सकते हो, उसके बाद आपको ये भी पता है कि आपका मंथली पक्का वाला एक्सपेंस कितना है। अगर कोई आपने इंश्योरेंस ले रखा है उसका प्रीमियम भी कंपलसरी एक्सपेंस में आ जाएगा। तो हर महीने जो फिक्स्ड आपका एक्सपेंस है वो आपको पता पड़ गया और आपका इन्वेस्टेबल अमाउंट आपको पता पड़ गया। अब सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, 3 से 6 महीने का इमरजेंसी फंड आप क्रिएट कर लोगे।
सेविंग अकाउंट में, एफडी के फॉर्म में या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में, जो आपको इजीली एक्सेसिबल रहे। चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे आप सैलरी करते हो, आपको इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है। थर्ड स्टेप में आप जितने भी कंपाउंडिंग लोन्स हैं उनको पे ऑफ करोगे। जैसे मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया ना कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट में कंपाउंडिंग हो रही है तो वो आपको बहुत मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देता है, अनइमेजिनेबल। सिमिलरली अगर आपने ऐसे लोन्स ले रखे हैं जिनमें कंपाउंडिंग हो रही है तो वो अनइमेजिनेबल तरीके से आपका पैसा डिप्लीट कर देंगे। आप जिंदगी में कभी नहीं बढ़ पाओगे आगे, आप एक फंसे रहोगे जाल में। तो सबसे पहले आप अपने फिर थर्ड नंबर पे क्या करोगे कि जितने भी इस तरीके के डेट्स है, जैसे क्रेडिट कार्ड ओवरड्यू या फिर क्रेडिट कार्ड बिल्स या फिर पर्सनल लोन जिनके भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, उस तरीके के लोन्स को आप पे ऑफ कर दोगे। फोर्थ स्टेप पे अब जब आपके पास में डेट्स नहीं अगर है तो एक नॉर्मल अच्छे वाले लोन जैसे कि होम लोन, ऑटो लोन, इस तरह के जो हेल्दी लोन्स है वो भी अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो आपके पास है अगर, और आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर लिया है 3 से 6 महीने का। यू आर इन अ पोजीशन कि हाँ आपको अपनी फाइनेंसेस प्रॉपर पता है, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ आपको पता है। अब आप अपना रिस्क एपेटाइट कैलकुलेट करोगे कि आपकी फैमिली में आप पे कितने लोग डिपेंडेंट है, आप अकेले अर्निंग मेंबर हो या फिर आपका लाइफ पार्टनर भी पैसे कमाते हैं, आपके पेरेंट्स भी पैसे कमाते हैं, कितना रिस्की है अगर आप अपने सारे फंड्स को इन्वेस्ट कर दे रहे हो रिस्की इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। तो उस तरीके से आप अपनी रिस्क एपेटाइट देखोगे। जब आपके पास इन चारों क्वेश्चंस के आंसर होंगे उसके बाद आएगा फिफ्थ पॉइंट, जहां पे आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है। नाउ कितना इन्वेस्ट करना है तो आप बोलोगे कि मैम जो इन्वेस्टमेंट एपेटाइट हमारी निकली थी वही इन्वेस्ट करना है, तो नहीं, आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, आपको अलग अलग एसेट क्लासेस का एक्सपोजर लेना है। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट एपेटाइट 1 लाख रुपए महीना निकला है तो आप पूरा 1 लाख स्टॉक्स में नहीं लगा दोगे या पूरा 1 लाख एफडी में नहीं पार्क कर दोगे। आप उसका अपने पहले वाले चारों क्वेश्चंस के आंसर के बेसिस पे एक अलोकेशन करोगे। उसके बाद में अगर आपने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड चूज करे हैं, आपने चूज करा कि स्टॉक्स में आपको हर महीने का 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। अब उस 50,000 रुपये का या फिर एक आपको पोर्टफोलियो 25 लाख का क्रिएट करना है, तो उस 25 लाख का भी प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग सेक्टर्स में अलोकेशन क्या होगा, स्मॉल कैप लार्ज कैप में अलोकेशन क्या होगा, दैट डाइवर्सिफिकेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में 6th नंबर पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप अपना इन्वेस्टमेंट का ये चूज करोगे ना, तब आपको डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंसिडर करना पड़ेगा इन्वेस्ट करने के पहले, कि आपको किस टेन्योर के लिए आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगा रहे हो, कितने टाइम के लिए, किस पर्पस के लिए आप कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगा रहे हो। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। बेसिकली अगर सपोज कीजिए कि आपको पता है कि मुझे 2 साल बाद मेरे बच्चे को एडमिशन लेना है स्कूल में, या फिर आप थोड़ा हायर एज ब्रैकेट में हो, आपके बच्चे को हायर स्टडीज़ के लिए जाना है और आपको पता है कि 2 साल बाद ही पैसा लगने वाला है आपको, तो आपके लिए फिर स्टॉक्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन। डाइवर्सिफिकेशन में उसमें आपका एक्सपोजर सबसे कम होना चाहिए क्योंकि आपको लिक्विडिटी बहुत जल्दी लगने वाली है, राइट। और अगर आपको पता है कि अभी आपको अगले 15 साल तक तो इस पैसे की जरूरत नहीं है, आप इसको इन्वेस्ट कर दे रहे हो, 15 साल बाद जब आप रिटायर हो गए या जब अभी आपका बच्चा छोटा ही है, तो जब 15 साल बाद वो जाएगा कॉलेज में एडमिशन के लिए, तब आपको लगेगा, तब आपका सबसे हाईएस्ट एलोकेशन स्टॉक्स में होना चाहिए। क्योंकि आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट मैं दिखा रही हूँ जो ये बता रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे इन्वेस्टमेंट की क्लास टोटली उसकी कैटेगरी चेंज कर देती है। जो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है कम टेन्योर के लिए, फॉर एग्जांपल स्टॉक्स, वो लॉन्ग टेन्योर के लिए एकदम लो रिस्की हो जाता है, और कैश जो लो टेन्योर के लिए एकदम लो रिस्की ऑप्शन है वो हाई टेन्योर में हाई रिस्की हो जाता है। हाई रिस्की कैसे हो जाता है? क्योंकि इन्फ्लेशन से उसकी पूरी जो वैल्यू है वो डिमिनिश हो जाती है। तो इसलिए टेन्योर आइडेंटिफाई करना, पर्पस आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए सही है, क्योंकि आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है उसमें फाइनली क्या होगा कि स्टार्ट जब आपने किया तब तो वो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आप कब पहुंचोगे वो डिपेंड करेगा इस पे कि आप कितना हर मंथ सेव कर रहे हो, लेकिन इवेंचुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाएगी वो होगी आपकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ की। तो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ फाइनली ये डिसाइड करेगा कि आप वेल्थ क्रिएशन जर्नी में वेल्थ क्रिएट कब कर पाओगे और कितने क्वांटम में कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आप इसे समझ पाए, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ नीचे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।